गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम निदानात्मक परीक्षण, निदान के कार्य, निदान विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण एवं निष्पत्ति परीक्षण में अंतर, निदानात्मक परीक्षण के प्रकार, निदानात्मक परीक्षण की रचना के सोपान, निदानात्मक परीक्षण का महत्व के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण की बात करें तो निदान को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम से जानते हैं। निदानात्मक परीक्षण द्वारा बालक की शैक्षिक योग्यता का मापन किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण द्वारा बच्चों के जो कमज़ोर पक्ष होते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। जब हम किसी बच्चे की निष्पत्ति कर लेते हैं, उसका अचीवमेंट टेस्ट करते हैं, तो उसकी शैक्षिक योग्यता का मापन किया जाता है। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि छात्र ने किस विषय से संबंधित पाठ्यवस्तु को कितना सीख लिया है, उसे हम निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं, निष्पत्ति या अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। इसमें किस प्रकार निष्पत्ति परीक्षण द्वारा यह विदित होता है कि छात्र ने कितना सीख लिया है। इन परीक्षणों से यह ज्ञात नहीं हो सकता कि किया जा सकता कि जो नहीं सीख सके उसका क्या कारण रहा। इसके लिए हम निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। निदानात्मक परीक्षण शैक्षिक निष्पत्ति मापन की दृष्टि से निष्पत्ति परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण एक दूसरे के काफ़ी पूरक होते हैं और शैक्षिक मापन के कॉन्सेप्ट को एक सरल उदाहरण से हम समझते हैं। मान लो कोई गिलास लिया हमने और इसमें 60% ये जल भरा हुआ है और 40% ये खाली है। 60% जल है और 40% खाली है। तो जो हमारा 60% भरा हुआ जल है वो अचीवमेंट है और जो 40% वाला पार्ट जो खाली है उसका हमें डायग्नोस्टिक करना है, उसका हमें निदान करना है। शैक्षिक मापन के लिए निष्पत्ति परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम निदान के कॉन्सेप्ट की बात करें तो, डायग्नोस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन कॉन्सेप्ट को हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। दो समान योग्यताओं वाले छात्रों की निष्पत्तियों में या उनके अचीवमेंट में काफ़ी अंतर हो सकता है। जिस छात्र को अधिक प्रेरणा दी गई है उसके अंक या प्राप्तांक अधिक हो सकते हैं और जिसको प्रेरणा नहीं मिली है उसके अंक कम हो सकते हैं। यह कारण निदान से ही ज्ञात किया जा सकता है। किस प्रकार की अभिप्रेरणा दी गई है यह भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक ही प्रकार की प्रेरणा दो प्रकार के छात्रों के लिए प्रभावी नहीं हो सकती है। कोई छात्र अंतर्मुखी होता है, कोई छात्र बहिर्मुखी होता है। जो छात्र अंतर्मुखी है उसके लिए निरंतर प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जबकि बहिर्मुखी छात्र के लिए कभी कभी प्रेरणा देना ही पर्याप्त होता है। अभिप्रेरणा के अतिरिक्त छात्र की परिस्थितियां जिनमें रहकर वह अध्ययन कर रहा है वह भी उसकी निष्पत्ति को प्रभावित करती हैं, जबकि विद्यालय में सभी को समान परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। तृतीय कारण, परीक्षा और परीक्षा की परिस्थितियां भी हो सकती हैं। परीक्षण में छात्र की पाठ्यवस्तु एवं उसकी लेखन विधि अच्छे अंकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं। निदान के अंतर्गत कम अंक प्राप्त करने के कारणों का सही पता लगाया जाता है। आधुनिक निदान की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल निदानात्मक परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं रहते, छात्र की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभावों को ज्ञात किया जाता है। निदान के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ विधियों एवं प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम निदान के फंक्शन या फंक्शन ऑफ डायग्नोसिस की बात करें तो इनको हम वर्गीकरण, विशिष्ट योग्यताओं का मापन, निदान संबंधी कारण, सुधारात्मक में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें तो निदान की प्रक्रिया का वर्गीकरण प्राथमिक सोपान या लक्ष्य माना जाता है। निदान की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए यह है कि सभी छात्रों को सजातीय समूह में विभाजित किया जाए। यह विभाजन
कुछ गुणों के बेस पर किया जाता है, जैसे कि मेंटल लेवल, वोकेशनल लेवल या व्यावसायिक स्तर, संगीत की प्रवणता या म्यूजिकल लेवल। इन स्तरों का प्रयोग प्रशासनिक अथवा निर्देशन की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम विशिष्ट योग्यताओं की बात करें तो असेसमेंट फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज़ की बात करें तो निदान का दूसरा जो स्टेप होता है वो छात्रों की स्पेसिफिक एबिलिटीज़ का मापन करना होता है। इसके अंतर्गत हम कुछ योग्यताओं का निर्धारण करते हैं। समायोजन का स्तर, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट, असमायोजन का स्तर, लेवल ऑफ एबनॉर्मलिटी, उत्सुकता का स्तर, लेवल ऑफ एंजाइटी, हताशा का स्तर, लेवल ऑफ डिप्रेशन, वैमनस्यता का स्तर, लेवल ऑफ हॉस्टिलिटी। इसके बाद हम निदान संबंधी कारणों की बात करें या एटियोलॉजी की बात करें तो यह कार्य सबसे कठिन कार्य होता है। इसके अंतर्गत यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि उसके सीखने की कमजोरियां उसके सामान्य योग्यताओं एवं विशिष्ट योग्यताओं से किस प्रकार संबंधित हैं। इसके अंतर्गत छात्रों के न सीखने के कारणों का पता लगाया जाता है। सुधारात्मक की बात करें तो इसे हम रेमेडियल टीचिंग के नाम से भी जानते हैं, इसे हम रेमेडिएशन कह सकते हैं। निदान का यह अंतिम कार्य होता है, छात्रों की कमजोरियों को दूर किया जाए। जब उसके कमजोरियों का कारण ज्ञात कर लेते हैं तो उन कारणों को दूर करने की विधियों का चयन करके उनका प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी कमजोरियों को दूर किया जा सके। इस प्रकार निदान के अंतर्गत प्रिडिक्शन कार्य भी काफ़ी किया जाता है। छात्रों की कमजोरियों को दूर करके ही उनमें सुधार लाया जा सकता है। सुधार के छात्रों की निष्पत्तियों के स्तर को उठाया जाता है। इस प्रकार निदान का कार्य साफल्य भी है। निदान की क्रिया गतिशील भी होती है, सुधारात्मक प्रक्रिया व्यक्तिगत अधिक होती है। अगर हम इसके बाद निदान की विधियों की बात करें तो निदान की दो विधियां होती है प्रमुख रूप से, दार्शनिक विधि तथा निदानात्मक विधि। दार्शनिक विधि को हम फिलोसफिकल मेथड भी कह सकते हैं। निदान एक पारस्परिक प्रक्रिया अधिक है। निदानात्मक परीक्षणों के आधार पर छात्रों का शुद्ध रूप में निदान नहीं किया जा सकता जब तक शिक्षक का छात्रों से पारस्परिक संबंध ना हो। निदानात्मक परीक्षणों से यह विदित होता है कि छात्र किस प्रकार से गलतियां करते हैं, परंतु गलतियां करने पर क्या कारण है, गलतियों का कारण क्या है, इसके कारण का पता शिक्षक ही लगा सकते हैं जिसका छात्रों से संबंध रहा हो, क्योंकि गलतियों के कारण अनेक हो सकते हैं जो छात्रों के व्यक्तिगत गुणों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार निदानात्मक परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध तभी हो सकते हैं जब परीक्षक का परीक्षार्थियों से पारस्परिक संबंध रहा हो, अन्यथा उनका अर्थापन करना शुद्ध एवं वैध नहीं होगा। इसके बाद हम निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो निदान की दूसरी विधि निदानात्मक परीक्षण है। साधारणतः ऐसी विधि का प्रयोग निदान की प्रक्रिया में किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग मुख्य रूप से निर्देशन एवं सुधार के लिए किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण से यह विदित होता है कि एक छात्र की निष्पत्ति पर्याप्त क्यों नहीं है, इसका कारण पता चलता है। इसके बाद हम निदानात्मक परीक्षण एवं डिफरेंस बिटवीन डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो जो अचीवमेंट टेस्ट होता है इसके द्वारा यह मापन किया जाता है कि एक विषय के संबंध में छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। यह मापन प्राप्तांक के ऊपर यानी कि जो उनको मार्क्स मिलते हैं उसके बेस पर किया जाता है, परंतु किसी छात्र के अधिक या कम अंक होने का कारण नहीं बताता। एक निदानात्मक परीक्षण के द्वारा एक छात्र के कम अंक प्राप्त करने के कारणों का पता चलता है, परंतु इसके द्वारा छात्रों की निष्पत्ति का मापन अंकों में प्राप्त नहीं हो सकता। निदानात्मक में सही प्रश्न के लिए अंक नहीं दिए जाते, बल्कि गलत प्रश्नों पर कारणों पर विचार किया जाता है। अगर हम निष्पत्ति परीक्षण में की बात करें तो निष्पत्ति परीक्षण में प्रश्नों की कठिनाई स्तर के क्रम में रखा जाता है, अर्थात सबसे सरल फिर सबसे पहले और सबसे कठिन सबसे अंत में रखा जाता है। जबकि निदानात्मक प्रश्नों को सीखने के मनोवैज्ञानिक अथवा सीखने के तार्किक सीक्वेंस में व्यवस्थित किया जाता है। निष्पत्ति परीक्षण की रचना में साधारणतः संपूर्ण पाठ्य वस्तु पर प्रश्न देने का प्रयास किया जाता है, जबकि निदानात्मक परीक्षण में पाठ्य वस्तु के साथ सीखने के क्रम को भी महत्व दिया जाता है। निदानात्मक परीक्षण की रचना में पद विश्लेषण के लिए सही उत्तरों को महत्व दिया जाता है, जबकि निदानात्मक परीक्षण के पद विश्लेषण गलत उत्तरों को महत्व देते हैं। निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग शैक्षिक प्रशासन में अधिक होता है,
जैसे छात्रों का वर्गीकरण करना, चयन करना, अगली कक्षा में प्रवेश देना, छात्रों को श्रेणीबद्ध करना। जबकि निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग शैक्षिक निर्देशन तथा सुधारात्मक शिक्षण में होता है। सुधारात्मक शिक्षण में शिक्षक को बड़े सूझबूझ से कार्य करना होता है, क्योंकि सुधारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत होता है। निष्पत्ति परीक्षण की तरह निदानात्मक परीक्षणों को अधिक विश्वसनीय एवं वैध नहीं बनाया जा सकता। निदानात्मक परीक्षण के मानक का विकास करना संभव नहीं होता, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो निदान एवं मूल्यांकन दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु ऐसे परीक्षण आदि प्रभावी नहीं होते। निष्पत्ति परीक्षण परिमाणात्मक होते हैं, जबकि निदानात्मक परीक्षण गुणात्मक होते हैं। शैक्षिक मापन की दृष्टि से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। इसके बाद हम निदानात्मक परीक्षण के प्रकार की बात करें तो निदानात्मक परीक्षण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक तथा डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक की बात करें तो सामान्य अर्थों में परीक्षण नहीं है, बल्कि निरीक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्व मेथड है, जिसमें साक्षात्कार भी किया जाता है। छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क करके उनकी परिस्थितियों के बारे में जानकारी की जाती है। अनौपचारिक ढंग से भी काफ़ी निरीक्षण करते हैं। इस प्रकार के निरीक्षणों के द्वारा उनकी कमजोरियों को जानने का प्रयास किया जाता है, जिसके लिए शैक्षिक निर्देशन तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता भी दी जाती है। यह विधि अधिक विश्वसनीय नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है या नहीं किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षों का समावेश अधिक रहता है। इसके बाद हम निदानात्मक परीक्षण की बात करें तो या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक होते हैं। इनके प्रयोग से छात्रों के विभिन्न पक्षों के व्यवहारों का मापन किया जाता है, जैसे शैक्षिक योग्यता, बुद्धि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, अभिरुचि, प्रवणता, व्यक्तित्व के गुणों तथा विशिष्ट व्यवसायिक कौशलों का मापन किया जाता है। पिछले कुछ दशकों से प्रोजेक्टिव टेस्ट का प्रयोग भी निदान के लिए किया जाने लगा है। व्यक्तित्व मापन में इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। व्यक्ति के अवांछित एवं असामान्य व्यवहारों का पता इसी के प्रकार के परीक्षणों से लगाया जाता है। छात्रों के उत्तरों का विश्लेषण 3 पक्षों, प्रकरण एवं परिमाण में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का निदानात्मक परीक्षण। इसके बारे में हमने जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।